वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिन से आप लोग कमेंट्स आ रहे थे सर कि मैथ्स की क्लास कब से होंगी, मैथ्स की क्लास कब से होंगी। तो चलिए आज से फिर से हम अपनी क्लासेस की जो मैथ्स की क्लासेस है उनको रिज्यूम करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कहने का मतलब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मैथ्स के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है पर बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप सभी ने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो क्या है आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक? क्षेत्रफल एवं आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। बात करेंगे पूरे के पूरे आपके मैथ्स के सिलेबस का सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और सबसे ज्यादा आसान पोर्शन होता है। कब? जब आप इसको पढ़ने का, जब आप इस पोर्शन को समझने का एक अप्रोच जो होता है, जो सही अप्रोच होता है, यदि आप उसको अपनाते हैं तो ये सबसे आसान है। और यदि आप इसको खिचड़ी पका के पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि बस मेरे को फॉर्मूला मिल जाए तो मेरे यहां से काम बन जाएगा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को समझने से चूक जाते हैं और एग्जाम में भी फिर आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि आपका क्षेत्रफल आयतन ये टॉपिक किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, और उसके बाद में हम एक एक करके जो आप हमारा जो सिलेबस का पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं एरिया और क्या वॉल्यूम। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो किस पे होगी? आपकी क्षेत्रफल पे होगी। किस पे होगी? आपके एरिया पर होगी। तो पहले हम एरिया से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे पहले हम उनको समझेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम उनको समझेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आयतन की ओर अर्थात वॉल्यूम की ओर। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया आपका आज का जो हमारा जो हमको पढ़ना है, हमने उसको समझ लिया। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एरिया हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया होता क्या है सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए जब मैं आपको रेखा एवं कोण स्टार्ट किया था तो वहां मैंने आपको बताया था क्या कि समतल आकृतियां क्या होती हैं। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जितने भी, अर्थात हम मैं आपको समतल आकृतियों की बात क्यों कर रहा हूं, प्लेन शेप्स की बात कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि जब हम एरिया की बात करते हैं तो वहां पास हम इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं समतल आकृतियों की। और किसी भी समतल आकृति, और समतल आकृति क्या होती है कि जो समतल एक समतल आकृति में, सपोज मान लीजिए, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिया। और कभी भी आप यदि एरिया पढ़ रहे होंगे तो किसका पढ़ेंगे? आप इसका एरिया निकालेंगे किसी न किसी समतल आकृति का। क्या? समतल आकृति। ये समतल आकृति का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? प्लेन शेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये समतल आकृतियां होती हैं, इसकी खासियत, इसकी क्वालिटी ये होती है कि सभी क्या होती हैं, ये टू डायमेंशन वाली होती है, 2D होती है। मतलब कैसी होती है? इनमें दो विमाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये द्विविमीय होती हैं। मतलब क्या कि जब कभी आप समतल आकृतियों की बात करते हैं तो उनमें दो विमाएं सम्मिलित होती हैं, शामिल होती हैं। पहला एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। समतल आकृतियों में या बात करें जो आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तब वहां पास ऊंचाई का कोई सा भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। केवल दो ही आपकी क्या होती हैं? विमाएं होती हैं। एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। क्षेत्रफल जबकि आप बात करते हैं एरिया होता है, तो एरिया का जो आप निकालते हो क्या? यूनिट। क्या? एरिया का यूनिट अर्थात क्या? एरिया की इकाई। तो ये किसमें होती है? हमेशा किसमें होता है? जब आप एरिया, किसी भी एरिया का, किसी भी आप समतल आकृति का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है? उसकी यूनिट, उसकी माप क्या होती है? तो आप बताएंगे क्या? वर्ग इकाई। क्या होती है? वर्ग इकाई। मतलब क्या? स्क्वायर यूनिट। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास में एक समतल आकृति है, आयत। क्या? समतल आकृति है एक आयत। तो एक आयत में क्या होता है? एक उसकी होती है लंबाई l, और क्या होगी? उसकी चौड़ाई w। ठीक है, लेंथ और विड्थ। क्षेत्रफल का बात क्या होता है कि उस पूरे आयत का क्या? लंबाई, और यदि आप उसके चौड़ाई को गुणा कर दोगे, किसी भी समतल आकृति की यदि आप लंबाई और उसकी चौड़ाई को गुणा करते हो तो क्या मिलता है आपको? रिजल्ट मिलता है आपको उसका क्षेत्रफल। देखिए सपोज ये आपके पास में आयत है, आपने क्या कर लिया? इस आयत का, ये आपकी क्या है? इस आयत की लेंथ है और ये क्या है? इसकी विड्थ है। यदि आप लेंथ गुणे विड्थ करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको? ये वाला पूरा क्या मिल जाएगा? ये आपको पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो क्या किया हमने, ये पूरा पोर्शन लिया और ये वाला पूरा पोर्शन लिया, तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों पोर्शन को, इन दोनों क्वांटिटी को जो हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो हमको क्या मिल रहा है? इस पूरे क्षेत्र का क्या मिल रहा है हमको? क्षेत्रफल मिल जा रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल की एक परिभाषा होती है, उसको समझिएगा कि किसी भी समतल आकृति
देखिए क्या, समतल आकृति के द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र का थोड़ा सा गला खराब है तो कुल क्षेत्र का माप। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी समतल आकृति के द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र का क्या होता है, माप होता है। और एरिया का यूनिट क्या, इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। हमेशा क्या होती है, वर्ग इकाई। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको देता है कि एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, एक आपको वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, या आपको वर्ग का, आयत का, किसी भी आपको द्विविमीय आकृति का कभी भी आपको क्षेत्रफल देगा, तो मान के चलिए वहां पास में आपका जो इकाई होगी वो हमेशा वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट में ही होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर इंच हो सकता है, स्क्वायर फीट हो सकता है, स्क्वायर यार्ड हो सकता है, जो भी होगा वो आपका स्क्वायर में होगा। कहने का मतलब क्या कि जब भी कभी आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पास कहीं भी ऊंचाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा आपका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग इकाई में ही ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए। तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। अभी तो बस इतना समझिए, धीरे धीरे करके आगे आपको और भी चीज समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया। अब आज की क्लास में या आने वाली क्लासेस में हम किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या कि हम किन किन आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्रफल को समझने वाले हैं। तो देखिए नोट करिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज के संबंध में क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे पास में आएगा वृत्त, सर्कल। इसके बाद में हमारे पास में आएगा वर्ग, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगा आयत, आयत को आप कहते हैं रेक्टेंगल। फिर इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा क्या, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इसको आप क्या कहते हैं, रोम्बस, रोम्बस। इसके बाद में आपके पास में आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको आप कहते हैं पैरेललोग्राम। और क्या पढ़ेंगे आप, सम हो गया, समांतर हो गया। इसके बाद में एक आता है समलंब। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, इसको आप कहते हैं ट्रेपेजॉइड। ये क्या होता है, ट्रेपेजॉइड। तो हम क्या है, इन आकृतियों का क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी, यदि प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, अपनी पिछली क्लास में त्रिभुज और वृत्त को पढ़ के आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आज ये क्लास देख रहे हैं या जो स्टूडेंट क्लास देख चुके हैं, उनको यदि कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं क्लियर करता हूं। देखिए, त्रिभुज मैंने और जो वृत्त मैंने वहां पढ़ाया, तो जो जिसने भी पहली क्लास पढ़ी होगी त्रिभुज की या वृत्त की या रेखांकन कोण की, वहां मैंने क्लियर किया था कि जो भी हम त्रिभुज या वृत्त पढ़ रहे हैं, किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, किसके संदर्भ में पढ़ रहे होंगे, कोण के, एंगल के संदर्भ में। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल का। जब भी क्षेत्रफल की बात होती है तो याद रखना, यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो आप ज्ञात करोगे, ये किसके रिलेशन में, किसके रेफरेंस में होगा, तो यहाँ पास में आप भुजा के संबंध में, किसके, भुजा के संबंध में बात होगी, किसके, साइड के संबंध में यहाँ पास में बात हो रही होगी। तो अब आगे हम जब त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, तो यहां पास कोण की बात ना करके हम भुजा के संबंध में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका संबंध किससे होता है, उस आकृति की भुजा से, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई से होता है। ठीक है। तो एरिया हम किसी से पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज का, वृत्त का, वर्ग का, आयत का, सम चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का और आपका समलंब चतुर्भुज का। कितना क्लियर हो रहा है, तो इसे नोट करें और आगे देखते हैं। फिर हम क्लास में चालू कर रहे हैं आज का क्या, त्रिभुज। आज की क्लास में जो जिस आकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, आपका ट्राइएंगल त्रिभुज। चलिए तो देखते हैं ट्राइएंगल को। बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको फिर से एश्योर कर रहा हूं कि हम अपनी क्लास में जितना भी पोर्शन कवर कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, नॉट इवन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा। यदि आपको जितना भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, यदि आप इतना भी करके जा रहे हैं, बिलीव करिएगा, विश्वास रखिएगा, इसके बाहर एग्जाम में संभावना नहीं है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। और यदि आ भी जाता है तो जिस तरीके से, जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाता हूं,
शायद आप में से कुछ लोगों को समझ में आ पाता होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या है मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, पर आप में से कुछ स्टूडेंट को पक्का ये सब समझ में आ पाता होगा कि मैं भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व करवाता हूं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने का आखिर मेथड अप्रोच क्या होता है। मेरी कोशिश बताने की यहां पास ये रहती है कि किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्वेश्चन को पढ़ने का टेक्निक समझ गए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच समझ गए, तो फिर आपको किसी भी टॉपिक से 200 300 500 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी टॉपिक से आप 40-50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहां पास भी जो हम अब आगे अपना क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है ना, जल्दबाजी और हड़बड़ी किसी बात की भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपने प्रीवियस ये क्लास में देखा होगा। मैंने आपको बताया था पहला क्या होता है, एक तो होता है भुजाओं के आधार पर। यदि हम त्रिभुज को बांटने की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज को आप किन किन आधार पर बांट सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप बांट सकते हो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और सेकंड नंबर पे क्या बांट सकते हो आप उसको, कोण के आधार पर। कैसा, कोण के आधार पर। A triangle is divided or described by in a two way. First is on the basis of angle and another is on the basis of sides. भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। बात करें आपके कोण के आधार पे, तो पिछले 3-4 क्लासेस में हमने जो भी त्रिभुज के संबंध में थ्योरम्स पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े, वो किसके आधार पे थे, वो सभी के सभी किस पे आधार पे थे, आपके कोण के या एंगल के आधार पे थे। अब जब हमको क्षेत्रफल पढ़ना है तो हम किसके आधार पे पढ़ेंगे, भुजाओं के आधार पे पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहां पास नोट करिएगा कि जो आपके त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो चलिए बताइए एक बार मेरे को कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, याद आ रहा है आपको। एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज और एक क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो ठीक उसी तरह से जैसे कोण के आधार पे आपने त्रिभुज के प्रकार देखे थे, तो यहां पर क्या देखना है आपको, भुजाओं के आधार पे आपको त्रिभुज के प्रकार देखना है। देखिए ये भी क्या होते हैं, बेसिकली ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका, यहां सबसे पहला होता है आपका क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये विषम बाहु थे हम, विषम बाहु त्रिभुज पहला क्या हो गया आपका, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पर आपका सबसे पहला त्रिभुज आपने क्या देखा, विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में सम, सेकंड नंबर पे सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। और एक हमारे पास में होता है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पास लिख दिया, देखिएगा। इसे आप क्या कहते हैं, सम द्विबाही को हम कहते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्राइंगल। और इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए बात किसके आधार पर हो रही है, यहां जो बात हो रही है वह हो रही है आपके भुजाओं के आधार पर। बात किसके आधार पर हो रही है, यहां जो हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर। तो यहां पर जो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं में क्या होती हैं, असमान होती है, मतलब उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं में क्या समानता नहीं होती है, तो वो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। बना के देखते हैं, यहां पास में इस प्रकार से हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। ये क्या है, त्रिभुज की भुजा ए बी सी। तो यहां पास में क्या होता है कि यहां पास में जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। फिर आता है आपका समद्विबाहु। इसका हिंदी का जो शब्द है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। सम का मतलब होता है समान या बराबर, और द्वि का मतलब क्या होता है, दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी में क्या, दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बना के दिखते हैं, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया। यहां पास क्या किया, ये इसको नाम दिया ए और ये नाम दिया बी। यहां पास देखिए मैंने यहां पास जो नामकरण किया है,
ये दो भुजाओं का नाम क्या है, एक है। मतलब यहां पास में क्या है कि कोई दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और तीसरी क्या होती है, उन दो से भिन्न या अलग होती है। थर्ड नंबर पे आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु से आपको नाम समझ में आ रहा हो क्या, सम का मतलब क्या, समान, और बाहु का मतलब क्या, भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान या बराबर होती हैं। तो इसकी ये वाली भुजा भी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है, और ये भी क्या है, ए। इसकी क्या, तीनों भुजा की लंबाई क्या है, यहां पास में क्या है, समान है। तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब आप यहां पास किसी विद्यार्थी के मन में, किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहां पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकालते हैं और वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि भुजाओं के आधार पर आप केवल तीन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहां पास में यही तो सबसे बड़ा हिंट है कि हम त्रिभुज की बात किस पे कर रहे हैं, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं किस पे, भुजाओं के आधार पर। और समकोण त्रिभुज जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम क्या है, समकोण। उसके नाम में ही क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। तो आप बताओ कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे। और तो जब हम भुजाओं के आधार पे पढ़ रहे हैं तो हम समकोण त्रिभुज क्यों पढ़ेंगे। हमने सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, समद्विबाहु पढ़ लिया। तो यही एक इंपॉर्टेंट कारण है कि हम क्या करते हैं, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुजों का, तो हाँ निश्चित तौर पर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, वहां पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पर यहां पास डिस्क्राइब कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर क्या, त्रिभुज के प्रकार। तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। ये हमारे समझने के लिए है, यही हमारा क्या है, बेस है, हमारा फंडामेंटल है। यदि यहां हमारा ये चीज हमारी क्लियर हो गई तो आगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, क्योंकि आपके ध्यान में आता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया कि हम यहाँ पर त्रिभुज जो पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पास में हम यहाँ पर चौथा नंबर समकोण त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको ऑलरेडी हम कोण वाले त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन वहां से बनते भी हैं। ठीक है, ताकि आगे आपके मन में ये डाउट ना आए कि सर जब आप त्रिभुज के प्रकार बता रहे थे भुजाओं के आधार पर, तो आपने वहां पर समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों नहीं बताया था। इसीलिए क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है, जो उसका क्लासिफिकेशन है वो कोण के आधार पर है, ना कि आपके भुजाओं के आधार पर है। क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं हम, इसके आगे बाद में इन सभी त्रिभुजों को एक एक करके क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। देखिए अब क्या है, क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं अब आपको यहां पास पहले ही बता रहा हूं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले कुछ हमको त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। यहां क्या करते हैं, हमने यहां पास एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। देखिए जब कभी भी यहां पास में ए बी और ये सी, ये कैसा स्मॉल लेटर में लिखा गया है। हमेशा जो भुजाओं की लंबाई होती है वो स्मॉल लेटर में, जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो स्मॉल लेटर में डिस्क्राइब या लिखा जाता है। तो यहां पास में ए बी और सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहां पास में ए बी क्या है, ये ए बी और सी क्या है, ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, पहला चीज। इसके बाद में यहां पास सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या, इस प्रकार से ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है h। अच्छा आप कह सकते हैं कि सर ये से देखिए यहां आपने एक त्रिभुज बनाया और ये आपने इस प्रकार से, तो सर बताइए क्या ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। तो आपको किसको ऊंचाई लेना है, मैक्सिमम लेंथ, जो एक त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, आपको उसी को ऊंचाई लेना है। तो यहां पास में ये जो है ना, ये h नहीं होगा, यहां पास में क्या होगा, ये आपका h ऊंचाई होगा। तो h क्या हो गई, त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। इसके बाद में तीसरे नंबर के यहां पास में एक कॉन्सेप्ट आपको अभी और समझ लेना है। जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें उसके पहले आपको समझ लेना है, एक होता है परिमाप। त्रिभुज का क्या, परिमाप, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या, पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। अभी ज्यादा राइटिंग में ध्यान मत देना। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या होता है, आपका परिमाप होता है। तो परिमाप को हम पी से दर्शाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। अर्थात क्या, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है।
इसके बाद में एक एक नाम और आता है, उसको यहां पर मैं नोट करता हूं। एक ये क्या होता है आपका एस, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप। तो एस बराबर क्या होता है, जो आपका परिमाप था ए प्लस बी प्लस सी, तो ये अर्ध परिमाप क्या होता है, भागे 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। त्रिभुज के परिमाप का आधा क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। इसको हम दर्शाते किससे हैं, एस से। इसको हम नोट करते हैं एस से। तो ये पहले आप नोट करिए। इन्हीं को समझने के बाद में आप क्षेत्रफल को आसानी से समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो त्रिभुज को क्षेत्रफल एवं आयतन को समझने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अप्रोच होता है, वो इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गया आपका, त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल। देखिए यहां मैं क्षेत्रफल के 5 से 6 प्रकार के फॉर्मूले लिखूंगा, और एक भी फॉर्मूला मैं आपको इस तरह अच्छे से समझा दूंगा कि कोई भी फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको 2-3 बार क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2-3 बार आपको कॉपी में लिख के देखना है। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपको समझ से परे हो जाए। ठीक है, तो यहां मैं जितने भी फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं अभी, वे सभी फॉर्मूले क्या होंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज पर अप्लाई होंगे। कॉपी पे नोट कर लो। जितने भी अभी आप यहां पास में 1 2 3 4 5 6 करके आप फॉर्मूले देखेंगे, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, वो त्रिभुज के सभी प्रकार पर, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, या आपका सम द्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के लिए क्या होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे। पहले नंबर पे देखिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकाल रहे हैं, देखिए हम आपस में एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया बराबर क्या होगा, 1/2। यहां पास में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप आधार, ये लिखा आपने आधार, और उसके बाद में गुणा क्या लिखोगे आप, संगत ऊंचाई। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन यहां पास मैंने क्या लिख दिया, संगत ऊंचाई। इंग्लिश वाली मीडियम वालों के लिए यहां पास मैं लिख देता हूं, वो ध्यान देंगे। यहां पास में क्या लिखा हुआ है, 1/2 आधार का मतलब क्या हो गया, बेस, और संगत ऊंचाई का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस हाइट। ये क्या हो गया आपका, संगत ऊंचाई का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कॉरेस्पॉन्डेंस हाइट। देखिए यहां पास में मैंने संगत ऊंचाई क्यों लिखा, यहां पास मैंने ऊंचाई क्यों नहीं लिखा, इसको आपको समझना है। देखिए होता क्या है कि वो तो एग्जामिनर की कृपा होती है कि वो आपको इन बारीकियों में कंफ्यूज नहीं करता एग्जाम में। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब ना छोटे छोटे, मतलब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाए, यदि एग्जामिनर अपने पूरे फॉर्म में आ जाए तब। समझिएगा यहां पास मैंने संगत ऊंचाई क्यों लिखा हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज है, मान लीजिए उसकी भुजा क्या है, ABC। ऊंचाई मैंने आपको क्या बताया था कि एक त्रिभुज के अंदर अधिकतम लंबाई को क्या है, आपको ऊंचाई मान लेना है। तो सपोज यहां पर क्या करते हैं, हमने ये आपका एक ऊंचाई ली इस प्रकार से h। अब देखिए यदि आपको इस त्रिभुज का ABC का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहां आप लिखोगे 1/2। अब आपने आधार किसको माना है, तो आधार मान लीजिए आपने ये वाली भुजा को आपने आधार माना है, तो इसकी लंबाई कितनी है, b है। अब देखिए क्या बोल रहा है, संगत ऊंचाई। तो यहां पास में आप जो h लोगे, जो आप ऊंचाई लोगे, तो आपको यही वाली ऊंचाई को लेना है, किसको, ये ऊंचाई को लेना है। संगत का मतलब क्या, जो उस आधार से, जो आपने आधार लिया है, यहां जो आपने आधार लिया है b, उसी आधार से संबंधित जो ऊंचाई है, उसी ऊंचाई को आपको लेना है। यहां पास इसका मतलब क्या है कि जो आधार को ले रहे हैं, उसी आधार से संबंधित ऊंचाई को लेना है। कि मतलब क्या है कि क्या एक त्रिभुज के अंदर और भी ऊंचाइयां हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। यदि आपने इसको आधार माना था तो ऊंचाई ये थी, यदि क्या करता हूं मैं, ये वाले साइड को, इस भुजा को यदि मैं आधार मानता हूं, तो बताओ ऊंचाई क्या होगी। यदि मैंने इस भुजा को मैंने आधार माना तो ऊंचाई मेरी ये हो जाएगी, और यदि मैंने इस भुजा को आधार माना तो ऊंचाई ये हो जाएगी। इसीलिए यहां पास में आपको डिफरेंस समझना है। सपोज देखिए मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखाता हूं। देखिए यहां हमने एक त्रिभुज लिया इस प्रकार से। अब आप देखो, यदि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सपोज मान लो इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 6 है। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 गुणे आधार आपने मान लो 4 को माना, तो 4 लिखिए। अब आप यहां पास में ऊंचाई कौन सी निकालोगे, तो ये जो आपकी भुजा है, इसके संबंध में जो ऊंचाई है ये h, आप इसको निकालोगे।
ठीक है, अब यदि मान लो कि यदि आप इसको ना लिख के ये मान लो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई तो ये भी हो सकती है, तो अब आप बताओ कि ये वाली जो आपको लंबाई दिख रही है ये ज्यादा है, ये वाली लंबाई ज्यादा है। समझ में आ रहा होगा कि आपको ये लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो यदि आप एक बार इसको लेते और एक बार यदि आप इसको लेते, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि जिसको आप आधार मान रहे हो उसी आधार से जो आप ऊंचाई काउंट करोगे वही आपको क्या है, ऊंचाई आपको हाइट लेना है। तो ये क्या हो गया आपका संगत ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप समझ रहे हो, तो क्यों ना आप अच्छे से पढ़ो, क्यों ना आप अच्छे से समझो। हमको कोई भी चीज को बार बार पढ़ने के लिए इतना हमारे पास में समय नहीं है। जब आगे एग्जाम आएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो बस क्या रहेगा, साए साए, जब साए साए भर्ती आएंगी तो आपको रिवीजन भी क्या साए साए होना चाहिए। फिर मामला फंस गया, फिर कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत आ गई, फिर आप वीडियो देखोगे तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि आपको, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं किसी भी त्रिभुज का, तो यहां पास बात हो रही है सभी प्रकार के त्रिभुज की। फॉर्मूला नंबर 1, सेकंड नंबर का फॉर्मूला आता है, उसको नोट करिएगा। सेकंड नंबर का फॉर्मूला आता है, इसको हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ये किसी हीरो ने नहीं दिया था, हीरोन्स ने दिया था ये क्या है फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का यदि आपको एरिया निकालना है, क्या किसी भी आपको एरिया निकालना है, तो क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी। अब आपको यहां पास में समझ में आ रहा होगा कि बताइए यहां पास में एस क्या है, एस यहां पास में क्या है, सेमी पेरीमीटर। यहां पास में एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। और विशेष रूप से यहां पास ध्यान क्या देना कि यहां पास क्या है, मैंने यहां पास मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज किया हुआ है, यहां पास में क्या है, गुणा है, धोखे से भी यहां पास में आप प्लस साइन का यूज मत करना। तो ये क्या हो गया, किसी भी त्रिभुज का आपको यदि क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, उसका अर्ध परिमाप आप पहले निकालोगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। P बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। और S बराबर क्या होता है, P/2, उस परिमाप का आधा होता है। आपको यदि S मिल गया, A B C आपको दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या एरिया निकाल सकते हैं। तो सेकंड नंबर आपने देख लिया क्या, हीरोन्स फार्मूला। हो रहा है क्लियर, तो इसको भी नोट करिए, ये क्या हो गया आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला। चलिए, दो फॉर्मूले आपने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं फॉर्मूला। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, मीडियन, याद आ रहा है आप लोगों को, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और सोच के देखिए। यदि आपको याद आ रहा है, इसका मतलब यह कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतने डीपली पढ़ाने से भी यदि आपको माध्यिका दिमाग में नहीं आ पा रही तो बहुत दिक्कत है, अभी भी समय है, समझ जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बताइए माध्यिका क्या होती है किसी त्रिभुज की। माध्यिका को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, मीडियन। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, ये क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्या है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या, वर्टेक्स। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, शीर्ष विमुख भुजा, तो ये जो आपका शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब यदि उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो क्या कहलाता है, वो उस त्रिभुज का माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। माध्यिका मतलब क्या, मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन। और इसको आप डिनोट करते हैं किससे, एम से। तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अधिकतम कितने शीर्ष होते हैं, 3। यदि शीर्ष 3 होंगे तो माध्यिकाएं भी कितनी होंगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी माध्यिकाएं होंगी आपकी, 3 माध्यिकाएं होंगी। तो चलो इसको क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका M1 हो गया, ये आपकी M2 हो गई, और ये क्या हो गई, M3। तो हमको क्या मालूम पड़ गया, माध्यिका क्या होती है, और एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको मैंने क्यों बताया, ये आपको मैंने इसलिए बताया कि जो अब आपका अगला फॉर्मूला आ रहा है, तो कभी भी आपको सपोज त्रिभुज की भुजा ना देके आपको उसकी माध्यिका दे दिया, तब आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखिए। तो एरिया बराबर, यदि आपको जब माध्यिका दिया होगा, तो जो अभी आपने एक हीरोन्स फार्मूला देखा था, बस इसमें क्या क्या कर दिया गया, उसी की कॉपी कर दी गई है। देखिए यहां पास, यहां क्या कर दिया गया, यहां में एमएस कर दिया गया है, और अंदर एमएस माइनस M1, एमएस माइनस
M2 और MS माइनस M3। पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह क्या कर दिया गया है, MS इंटू एम एस माइनस वन इंटू एम एस माइनस टू इंटू एम एस माइनस थ्री। अब यहां पास में MS क्या है, यहां पास में सेमी मीडियन है। क्या MS क्या है, सेमी मीडियन। मतलब क्या, ये जो है M1 प्लस M2 प्लस M3 का क्या है, आधा है। तो यहां से यदि आपको MS मिल गया और आपको M1 M2 और M3 दिया हुआ है, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका तीसरा अप्रोच हो गया किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का। इसको नोट करिएगा। इसके बाद में आते हैं चौथा और पांचवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। दो आपको और देखना है तरीके। देखिए, एक होता है यदि आपको अंतःवृत्त दिया हो किसी भी त्रिभुज में, आपको यदि अंतःवृत्त, क्या अंतःवृत्त मतलब क्या, आपको इन सर्कल, आपको इन सर्कल दिया हुआ हो, और एक आपको दिया हो परिवृत्त, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सरकम, सरकम सर्कल। ठीक है, तो एक होता है त्रिभुज के अंतःवृत्त और दूसरा क्या होता है, त्रिभुज का परिवृत्त। देखिए, त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से क्या है, मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज है। ठीक है, तो अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त। तो ये क्या कर दिया हमने, यहां पास में एक वृत्त बना दिया, और ये उसका हमने क्या, त्रिभुज का केंद्र है, और ये क्या है, R। जब हम त्रिभुज के अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं, किसके, त्रिभुज के अंतःवृत्त की बात कर रहे होते हैं, तब त्रिभुज का केंद्र और त्रिभुज के अंदर वृत्त का केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R। क्या है, R। अब बात करते हैं परिवृत्त, अर्थात क्या, सरकम सर्कल। परिवृत्त क्या होता है वो देखिएगा कि आपके पास में क्या है, एक सर्कल है, और वो सर्कल क्या है, आपके त्रिभुज के बाहर बना हुआ है। अब पहले क्या था, त्रिभुज के अंदर सर्कल था, वृत्त था, अब क्या है, त्रिभुज के बाहर सर्कल बना हुआ है। तो ये क्या कर दिया आपने, कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया, और ये क्या है, इसका केंद्र, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है, ये जो आपको यहां पास में त्रिज्या दिखाई दे रही है, ये R, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल R। अंतःवृत्त की त्रिज्या को, इन सर्कल की रेडियस को हमने क्या लिखा है, स्मॉल r से डिनोट किया है, और ये क्या है आपका कैपिटल R। तो देखिए, पहले वाले केस में क्या है, त्रिभुज के अंदर। अब यहां पास ये दिमाग मत लगाना त्रिभुज देख के कि ये आपका समबाहु है, सम विषम बाहु है, समद्विबाहु है। यहां बात हो रही है ऑल ओवर की, किसी भी त्रिभुज के लिए। यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, या किसी भी त्रिभुज के बाहर वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तब के केस में। तो अंतःवृत्त के केस में यदि आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसकी बात हो रही है, यहां पर ध्यान है, हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं, क्षेत्रफल। किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज का, एंगल किसका, ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, यहां आप लिखोगे S और इंटू R। क्या, यहां बताइए S क्या है, यहां पास में S आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इंटू इनर रेडियस। इसके बाद में यदि आपका परिवृत्त दिया हुआ है, तो यहां पास में एरिया क्या होगा। अब बताइए, यहां से आप एरिया क्या निकाल रहे हो, त्रिभुज के एरिया की बात कर रहे हो, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, A गुणे B गुणे C। ये ABC क्या है, त्रिभुज की क्या है, ये ABC इस त्रिभुज की क्या है, भुजाओं की लंबाई है, क्या है, ABC। तो A गुणे B गुणे C डिवाइडेड 4 इंटू कैपिटल R। ये कैपिटल R क्या है, सरकम रेडियस। सरकम सर्कल, हम परिवृत्त क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। तो कैपिटल R क्या है, सरकम रेडियस, सरकम सर्कल की रेडियस। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, यहां पास में R है, परिवृत्त की त्रिज्या। यदि हम यहां पास परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या है, आपका कैपिटल R है, और आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो यहां पास में क्या है, ये आपका स्मॉल r है। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको यहां पास बताया, इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। ये आपके किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। यदि आपको अंतःवृत्त दिया हुआ है किसी त्रिभुज के अंदर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, S, उसकी अर्ध परिमाप गुणे अंतःवृत्त की त्रिज्या। यदि आपको किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त दिया हुआ है, अर्थात परिवृत्त की बात करें, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों भुजाओं का गुणनफल भागे 4 इंटू
परिवृत्त की त्रिज्या। इतना नोट करो। चलिए इतना हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अब त्रिभुज। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था विषम बाहु त्रिभुज। क्या देखा था, विषम बाहु त्रिभुज। इसको हमने इंग्लिश में क्या लिखा था, स्केलेन ट्राइंगल। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, ए बी, ये आपका क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। तो जब बात करें विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, अभी हमने जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले देखे थे वह क्या थे, सभी प्रकार के त्रिभुज के ऊपर क्या थे, एप्लीकेबल थे, लागू थे। लेकिन हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करने की सरलता के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी आपके त्रिभुज होंगे उनके लिए अलग अलग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधारभूत ऊंचाई। लेकिन कई बार मान लो आपको ऊंचाई नहीं दिया है तो आप कैसे निकाल लोगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम बात करेंगे आपके समबाहु त्रिभुज की, हम बात करेंगे आपके समद्विबाहु त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, तो सभी त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, हम उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले को डेवलप करेंगे, ताकि क्या हो कि हमको उनके क्षेत्रफल निकालने में कठिनाई ना हो। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विषम बाहु त्रिभुज अर्थात क्या, स्केलेन ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। तो इसके लिए आप एरिया निकालने की बात करोगे तो एरिया क्या होता है, यहां पास में आपको यूज करना है हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या हो जाएगा इंटू एस माइनस सी। ये क्या हो गया आपके विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज के आपको एरिया निकालने का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। और बताइए यहां पास में एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग भागे 2। तो विषम बाहु त्रिभुज का, यदि आपसे कह दे कि विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो बताओ विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। और ये क्या हो गया, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। बस इतना ही क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज में, आपको पता होना चाहिए। बस इन्हीं के आधार पे देखिए, परिमाप तो आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसको तो ना आपको याद करने की जरूरत है, ना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। क्या इसको आपको याद करने की जरूरत है, नहीं है। अब बचा आपका इकलौता फार्मूला, है ना, ये वाला फार्मूला। तो इसको आप 2-3 बार लिख के देखोगे तो ये क्या है, आपको याद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका यहां पास में सम द्वि बाहु, सम द्वि बाहु त्रिभुज। इसको आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या, आइसोसेल्स ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आइए बना के देखते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक यहां बनाइए, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया। दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली भुजा ए और ये भी क्या ए, और तीसरी भुजा क्या रहती है, उन दो भुजाओं से भिन्न होती है। मतलब इनकी लंबाई तो क्या है, समान है, और ये जो आपको तीसरी भुजा दिखाई दे रही है इसकी लंबाई क्या है, उन दो भुजाओं से भिन्न है या अलग है। तो ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है समद्विबाहु त्रिभुज में, इसका बनता है परिमाप का। क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज का बताओ परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a प्लस बी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2a प्लस बी। क्या, 2a प्लस बी। ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब आते हैं क्या निकालते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं क्या, देखिए इसकी हम निकालते हैं ऊंचाई। तो ये हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से उसकी ऊंचाई, और हमने क्या लिख दिया यहां से h लिख दिया। तो क्या निकालना है, अब हमको निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी ऊंचाई, अर्थात क्या h। देखिए h कैसे निकालोगे, अब आपको यहां पर ध्यान में देना है। देखो यदि हम इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, किसको, ये जो इस प्रकार से इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, तो ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा।
तो देखो यहां पास में हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। क्यों? क्योंकि भाई हमको यहां पास तो ये पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, ए है, इसकी लंबाई कितनी है, यदि ये पूरा का पूरा बी है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, b/2 हो जाएगा। तो हमको यहां से बस खाली नहीं पता है तो क्या, एच। तो यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या, यदि आप पाइथागोरस यदि आप प्रमेय लगाओ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इन लिखता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग, क्या, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपको पता होगा, आधार का वर्ग। तो बताओ यहां से कर्ण क्या है, ये कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपने क्या लिख दिया, a² लिख दिया। लंब यहां पास में क्या है, h है, ये आपको निकालना है। तो ये क्या कर दिया आपने, h² कर दिया। और आधार क्या है यहाँ पास, देखिए ये आपका क्या है, आधार है। आधार कितना है, ये पूरा b था, तो ये आधा भाग कितना हो गया, b/2 हो गया। तो आधार कितना हो गया, b/2 का स्क्वायर हो गया। इतना तो क्लियर हो रहा है। तो यदि आपको h निकालना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पास लिखते हैं h² बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका a² था, ये वाला जरा के माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये h के ऊपर में क्या है, पावर 2 है। यदि आप इस पावर को इस तरफ लेके आओगे तो क्या होता है, ये अंडर रूट लग जाता है। ये आपको पता होगा इतना बेसिक। तो यदि आप इसका स्क्वायर हटाओगे, इस तरफ लेके आओगे तो क्या है, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पास में क्या था, पहले से a² था और ये क्या था, b/2 का होल स्क्वायर था। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये आपको h यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ, ये a² है, ये क्या हो जाएगा, b² और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा। अब क्या है, इस यहां पास में आप एलसीएम निकाल लोगे, तो एलसीएम निकालने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से h बराबर, ये आपका हो जाएगा 4a² माइनस b²/4। ये जो 4 है, ये क्या है, आपके वर्गमूल के अंदर है। यदि आप इसको वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ये 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2, क्या, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, आपको समद्विबाहु त्रिभुज की क्या मिल गई, आपको ऊंचाई मिल गई। क्या मिल गई, ऊंचाई। इतना आप नोट करें पहले। ये क्या हो गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का आपको ऊंचाई मिल गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं हटा रहा हूं। अब क्या बताऊंगा मैं आपको, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का हमने परिमाप निकाल लिया, समद्विबाहु त्रिभुज की हमने ऊंचाई निकाल ली, त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ली। अब क्या बचता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²/2। चलिए अब क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, किसी त्रिभुज का 1/2 और क्या होता है, बोलो, आधार और बोलो क्या होता है, उसकी संगत, क्या होती है, उसकी संगत ऊंचाई। ठीक है, चलिए ये 1/2 हो गया। आधार क्या था, जो हमने इस प्रकार से यहां पास में त्रिभुज बनाया था, ये क्या था, ये दोनों बराबर था और यहां पास क्या था, ये b था और ये क्या थी, उसकी ऊंचाई h थी। तो आधार क्या है, आधार हमने यहां पास में क्या लिया है, b लिया है। और यहां पास में ऊंचाई क्या थी, बताओ, यहां पास में ऊंचाई क्या आई थी, बोलो, ऊंचाई आई थी 4a² माइनस b² भागे क्या, 2। अब देखो ये 1/2 और ये नीचे 2, ये 2 और 2 क्या गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², क्या, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये क्या हो गया, आपके समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। यहां आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपको आगे b दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आगे b दिखाई दे रहा है, ये b क्या है, याद रखना, ये b क्या है, असमान भुजा है। क्या है, असमान भुजा, अनइक्वल साइड। और ये a क्या है, ये a क्या है, ये समान भुजाएं हैं। ये क्या है, समान भुजाएं। तो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, आपको फॉर्मूला याद आता है तो यहां पास जो बाहर आपका लिखा हुआ है, ये जो बाहर आपका b लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखते समय, जैसे मैंने यहां पास में a माना और असंगत वाली को, आसमान भुजा को मैंने b माना। आप इसको b मान लो, a मान लो, जो मानना है मान लो। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि जो यहां पास जो बाहर आएगा, यहां पास जो आपको ये बाहर आपको b दिखाई दे रहा है, ये क्या होगी, आपकी असमान भुजा। क्या होगी, असमान भुजा। तो ये क्या हो गया, आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बेटा। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या आ गया, b/4
मतलब क्या, असमान भुजा, क्या असमान भुजा, असमान भुजा अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ठीक है, ये क्या हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं किसमें, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या, आपका देख लेते हैं तीसरे नंबर पे क्या, समबाहु त्रिभुज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें समझिएगा, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहां पास एक त्रिभुज बनाइए और इसमें क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई क्या हो, समान हो। आप क्या कर लो, यहां पास में एक आप बना लो क्या, इसकी हाइट, इस प्रकार से ये आपने लिख दिया h। अब समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, आपको परिमाप निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है, मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू ए। सेकेंड नंबर पे क्या निकालोगे आप, ऊंचाई निकालोगे h। तो यहां पास मैंने जो आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था क्या, कि इस प्रकार से क्या करोगे आप, इस त्रिभुज से आप इसकी ऊंचाई को निकाल सकते हो, क्या ऊंचाई को h को आप निकाल सकते हो। तो यहां पास मैंने आपको पिछले वाले तरीके में समद्विबाहु में मैंने किस प्रकार से ऊंचाई निकालते हैं, कैसे पाइथागोरस प्रमेय को उसमें अप्लाई करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है। दोबारा मैं आपको यहाँ पास में उसको अप्रोच को लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पास लिखता हूँ। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पास में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा a/2, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा a/2 अंडर रूट ऑफ 3, क्या हो जाएगा a/2 अंडर रूट ऑफ 3। ये जो आपका आएगा a/2 इंटू 3, ये आपका, ये क्या हो जाएगी आपके समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आएगा, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, ये वाले त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय को लगाओगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पास में कर्ण का वर्ग क्या है, यहाँ पास कर्ण का वर्ग है a²। इसके बाद में यहाँ पास में आधार क्या है, देखो यदि ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा a है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, a/2 होगा। तो a/2 कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, लंब कितना है आपका h² है। अब यहां से क्या करना है, आपको h को निकालना है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ये कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगा आपका a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। और यदि आप अंडर रूट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट ऑफ a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्या इसको आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये क्या हो गया आपके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब लो यहां तक सॉल्व कर ही दिया हूं, तो इसको भी आगे बता ही देता हूं। देखो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये a² है, तो a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का उसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² और नीचे 2 था, इसका क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, a/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a²/4। अब क्या है इसका, आप एलसीएम निकाल लोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। 4a² में से एक a² का बचा कितना आपका 3a² बचेगा। तो यहां पास में क्या लिख दोगे आप, ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका 3a²/4। ये a² यदि आपके वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, a हो जाएगा। 4 आपके वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, वर्गमूल 4 को आप कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार से आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, अर्थात क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2 मिल जाएगा। सेम यहाँ पास यदि आप अंडर रूट ऑफ a² निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको a मिल जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया, a/2 इंटू ये अंदर क्या है √3। तो ये क्या मिल गया आपको, ऊंचाई मिल गई है। इतना क्लियर। जब आपको ऊंचाई मिल गई है तो बचा क्या आपका निकालने को, क्षेत्रफल। तो बस क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो थर्ड नंबर पे क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या, एरिया। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या आपका हाइट।
तो यहां पास देखिए आपका बेस कितना था, तीनों ही बेस क्या है, एक है, तीनों की लंबाई क्या है, ए है, तो कितना हो गया 1/2 ए, और आपका हाइट कितना आया है a/2 √3, तो कितना हो जाएगा, देखो ये नीचे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर ए और ए का क्या हो जाएगा गुणा, तो a² 4 इंटू √3, ये क्या हो गया आपका एरिया, ये क्या हो गया आपका यहां से एरिया। तो एरिया आप क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, a² 4 इंटू √3, ये ऊपर ये √3 है, ये क्या है आपका ऊपर में गुणा है, ठीक है, नीचे क्या है 4, तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी और बनती है इससे, कभी कभी क्या करता है, एक आध बार प्रीवियस ईयर में आपके सिर्फ एक आध बार क्वेश्चन आया है, लेकिन कभी ऐसा धोखे से ना हो जाए कि वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए, चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो भी आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या है देखिएगा प्रॉपर्टी, कभी आपको कहता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में, मैं शब्दों में कह रहा हूं, इसको आप कॉपी में नोट करिएगा, कि एक त्रिभुज में किसी बिंदु से, नोट करिए, एक त्रिभुज में किसी बिंदु से उस त्रिभुज पर 3 लंब डाले जाते हैं, तो उन लंब और त्रिभुज की ऊंचाइयों के बीच में क्या संबंध होगा। क्या, किसी त्रिभुज में किसी बिंदु से, केंद्र से नहीं, किसी त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाता है, तो उन तीनों लंब, उन तीनों परपेंडिकुलर और त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो बात यहां किसकी हो रही है, समबाहु त्रिभुज की हो रही है, किसकी, समबाहु त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, ना कि कॉमन त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आपका त्रिभुज है, यहां पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से क्या किया मैंने, 3 लंब डाले तीनों भुजाओं पर, इसको मैंने बोल दिया P1 परपेंडिकुलर 1, इसको मैंने बोल दिया P2, ये आपका दूसरा लंब परपेंडिकुलर 2, और ये क्या हो गया आपका P3, ये क्या हो गया P3, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर 3। अब क्या बोल रहा है कि उस तीनों परपेंडिकुलर, उन तीनों लंब और त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, तो ये क्या हो गई पहली ऊंचाई h1, देखिएगा ये क्या हो गई आपकी दूसरी ऊंचाई h2, और ये हो गई तीसरी ऊंचाई h3। कंफ्यूज मत होना, यहां से समझना, मैं आपको बड़ा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं, मेरे को चाहे जितनी मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन आपका काम होना चाहिए। देखो ये क्या है, मान लो कि हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से क्या किया हमने, इन तीनों भुजाओं पे लंब डाला, तो पहला हमने इस प्रकार से डाला, ये लंब हो गया आपका P1, इधर हमने डाला लंब एक, ये हो गया P2, और इस भुजा पे हमने एक लंब डाल दिया, इसको हमने बोल दिया P3। अब इस त्रिभुज की 3 क्या होंगी, ऊंचाइयां होंगी, तो पहला ऊंचाई मान लो ये क्या हो गया आपका, इसको हमने बोल दिया h1, ये इस प्रकार से एक ऊंचाई हो गई, इसको हमने बोल दिया h2, और ये आपकी एक ऊंचाई हो गई, इसको हमने क्या बोल दिया h3। तो ये P1 P2 P3 और h1 h2 h3 में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, उसको हमको निकालना है। तो देखिए क्या संबंध बनता है उसको समझते हैं। ये होता है आपका क्या, P1/h1 प्लस P2/h2, और ये होता है P3/h3 बराबर 1, ये संबंध बनता है, रिलेशन बनता है। अच्छा हाँ, ये जो हमने रिलेशनशिप निकाला है और ये जो हमने डायग्राम बनाया है, अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए, कि मैं समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप नोट करिएगा ये किसके लिए है, ये सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए, किसके लिए है, ये सभी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। ये जो आपने यहां से एक रिजल्ट निकाला है, अब आप पूछो कि सर ये कैसे आ गया, ये इसको डिस्क्राइब करने जाओगे कम से कम ये 3 पेज में सॉल्व होता है, तो समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको यहां से परिणाम को याद रखना है, इतनी तो आपको करना पड़ेगी मेहनत भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया P1/h1 P2/h2 P3/h3 इक्वल टू 1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये क्या है, आपके सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए बात हो रही है। अब हमको किसके लिए निकालना है, हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज के लिए, किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज में बेटा क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है कि तीनों हाइट क्या होती है, बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज में जो तीनों ऊंचाइयां होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। क्यों, क्योंकि तीनों ही बेस क्या होते हैं, उनकी तीनों ही भुजा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए उनकी तीनों ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज में h1 बराबर होगा h2 के, और h2 बराबर होगा h3 के, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम कॉमन बोल देते हैं h, क्योंकि h1 h2 h3 तीनों क्या है, बराबर है। तो ये वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा, इसको आप नोट करो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आप नोट करो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, तीनों ऊंचाइयां क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो
अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा P1 बाई एच, ये क्या हो जाएगा P2 बाई एच, और ये क्या हो जाएगा P3 बाई एच बराबर क्या 1। तो ये क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई एच बराबर 1। तो यहां से ये लिख सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर एच, ये आपको मिल गया। और अभी आपने देखा था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती थी a/2 इंटू √3, क्या होती थी ये h बराबर क्या हो जाएगा a/2 इंटू √3। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, देखिएगा यहां से क्या निकल जाएगा इस प्रकार से, ये a बराबर, देखिएगा ये a बराबर, ये क्या था P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। अब इस a को यहां रखते हैं और ये √3/2 है, पलटाओगे यदि इस √3/2 को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा, क्या 2/√3। तो ये वाला एक रिलेशन मिल जाता है। चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बोलता कि भाई इसको आप रट लो, इसको आप समझ लो, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं उसी अप्रोच को अपनाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिसमें आपका कल्याण हो सके। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसा पढ़ा के निकल जाऊं कि क्लास तो आपको पल्ले पड़े और क्लास खत्म होने के बाद आप भूल जाओ, ठीक है। तो यहां पर से कभी भी आपको एक त्रिभुज में बात करें, आपकी समबाहु त्रिभुज में आपको तीनों लंब की लंबाई देता है और कहता है कि उसके त्रिभुज की आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको यदि तीनों लंबों की लंबाई दे दिया है, P1 P2 आपको दे दिया है, P3 आपको दे दिया है, आपसे कहता है कि त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करो, यदि सॉरी त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, तो यहां से क्या है आप त्रिभुज की भुजा की लंबाई को ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपको त्रिभुज के भुजा की लंबाई मालूम पड़ गई तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, समबाहु त्रिभुज में कुछ और बचा हुआ है, उसको भी देख लो। देखिए अभी हमने क्या देखा था, यदि आपको अंतः किसी त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है तो उसके आधार पर आप क्षेत्रफल कैसे निकालते थे। देखिए यदि आपको एरिया निकालना है, कब, यदि आपको अंतःवृत्त दिया हो R, और यदि आपको एरिया निकालना हो जब आपको परिवृत्त की त्रिज्या दिया हो कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा A गुणे B गुणे C डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल R। अब बात कर लें क्या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, इसमें समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में यदि आपको एरिया निकालना है तो बताओ एरिया बराबर कितना होता है। समबाहु त्रिभुज में बात करते हैं, चलो हम इससे निकालते हैं, किससे, इनर सर्कल से निकालते हैं। तो एरिया ए बराबर क्या लिखा हुआ है सेमी पेरीमीटर इंटू क्या हो गया आपका आर, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको यहां से आर निकालना है, क्या निकालना है आपको आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा एरिया भागे एस, इतना को समझ में आया। अब आगे देखिएगा आर बराबर एरिया कितना होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर भुजा का वर्ग भागे 4 गुणे क्या होता है √3, ठीक है। और एस क्या होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a, क्या हो जाएगा 3a, इतना क्लियर हुआ। अब देखो कैसे लिख सकते हो आप इसको, यहां से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये क्या हो गया a स्क्वायर इंटू √3, और ये नीचे क्या है, ये 4 नीचे आएगा इंटू 3 पहले से है और यहाँ साथ में a है, इस a से ये वाला a कट जाएगा, ठीक है। अब कितना यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या बचा, यहाँ से इस प्रकार से ये देखिए, तो ये क्या बचा हुआ है, ये आपको मिल गया √3 और a से a कटा, तो ये कितना हो गया, यहाँ से a से a कट गया। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, a से a काटे, देखिए यहाँ पास में क्या छूट गया है, हम यहाँ पास में क्या निकाल रहे हैं, देखो r बराबर यहाँ से क्या आया a/s आया। s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, s बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा, a गुणे क्या होता है बताओ बोले, यहाँ पास में a गुणे a प्लस a परिमाप और भागे 2, तो मतलब कितना आया 3a/2 आया। तो यहाँ पास में देखिएगा जब हम अर्ध परिमाप को लिख रहे थे तो यहाँ पास में भागे क्या था 2 था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका नीचे 2 है ये क्या है आपका इस प्रकार से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा
ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका यहां से कितना, ये आपका यहां पास 2 आ गया, तो कितना हो गया अंडर ए बाई 2√3, ये कितना हो गया, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है कि आपको क्या करना है, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या होगा देखिएगा, सॉल्व करोगे आप तो ये ए है, √3 गुणे √3 क्या होता है बोलो, √3 गुणे √3 क्या होता है, 3 होता है, नीचे क्या है 2 इंटू क्या यहां पास देखिएगा 3 इंटू √3, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहां पर क्या मिला a भागे 2√3, क्या मिला a भागे 2√3, ये क्या मिला आपको इन सर्कल रेडियस, क्या आपको इन सर्कल रेडियस कितनी मिली बोलो, यहां से a बाई 2√3। समझ में आ रहा है, आया समझ में, एक बार फिर से एक बार देखिएगा, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मान रहे हैं कि उसके एक अंतःवृत्त है और एक क्या है परिवृत्त है। यदि हमको अंतःवृत्त दिया गया किसमें, समबाहु त्रिभुज में, तो यदि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त दिया गया है इस प्रकार से, और आपसे पूछ ले कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको एक समबाहु त्रिभुज में पूछ ले कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम उसको पहले से ही निकाल के देख लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो देखो r बराबर, देखो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है s इंटू आर, ये जो फॉर्मूला है किसके लिए होता है, ये सभी त्रिभुज के लिए होता है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें, समबाहु त्रिभुज में, तो r बराबर क्या हो गया, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर किसका, समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग a प्लस a प्लस a, तो कितना 3a, और भागे क्या 2, तो ये क्या हो गया 3a बाई 2, पुट कर दो वैल्यू को, तो यहां पास में क्या हो गया आपका, ऊपर क्या है एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया भी हमने निकाला था, क्या होता है a²/4 इंटू √3, और नीचे क्या लिखना है आपको, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, देखो यहाँ पास में 3a/2, यदि आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यदि ऐसा होता है x/y डिवाइडेड बाई py, यदि q होता है तो कैसे इसको, जब इसको आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे लिखते हो, ये x/y होता है, ये ऊपर क्या जाएगा q और नीचे क्या रहेगा p, इस प्रकार से ये क्या आपका बन जाता है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा, इसको आप आगे काटते पीटते बढ़ाओगे तो अंतिम में आपको क्या मिल जाएगा, इन सर्कल रेडियस मिल जाएगा, क्या a/2√3। ठीक इसी तरह से आप क्या करोगे, परिवृत्त क्या सर्कम सर्कल का रेडियस निकालोगे, तो यहां पास मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको घर जाकर क्या करना है, इसको निकाल के चेक करके देख लेना है, क्या करना है, तीनों भुजाओं का योग गुणा हो रहा है यहां पास में, तो a गुणे a मतलब क्या a³ हो जाएगा, नीचे क्या 4 और यह r, और आपको एरिया यहां पर पुट कर देना है, तो आपको यहां से क्या r निकालना है, तो आपको यहां से डायरेक्टली याद रखना है क्या कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है आपका a/√3, क्या होता है a/√3, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अभी तो आपने निकाल लिया, निकालना सीख लिया, पर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/2√3। अब एग्जाम में यहां से एक बार में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन डायरेक्टली बन चुका है कि एक समबाहु त्रिभुज में उसके अंतःवृत्त और उसके परिवृत्त की त्रिज्या के बीच में क्या अनुपात होता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज में उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच में क्या संबंध होता है, वो आपसे यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले, देखिएगा आपको अंतःवृत्त बराबर कितना मिल गया a/2√3, और आपको यहां से परिवृत्त क्या मिल गया a/√3। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप इस प्रकार से यहां पर लिख दोगे, क्या हो गया आपका a/√3 और अनुपात क्या a/√3, तो a/√3 से a/√3 क्या हो गया आपका कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/2 अनुपात 1, और ये क्या है r अनुपात r, तो ये क्या हो जाएगा आगे r अनुपात, ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो किसी समबाहु त्रिभुज में उसके अंतःवृत्त और उसके परिवृत्त की त्रिज्या के बीच में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2 का होता है, कितना 1:2 का। हो रहा है क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज में उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या और उसके परिवृत्त की त्रिज्या के बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये हमने तीनों प्रकार के त्रिभुज को अच्छे से समझ लिया। एग्जाम में हमको अब यहां से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम इनको आगे समझते हैं। अब करीबन जो हमारी क्लास है वो आज की करीबन 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, और यही दिक्कत होती है कि यदि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जाऊं
एक एक मैं आपको फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, डिस्क्राइब करूं, तो काफी समय लग जाता है। तो अब देखिए क्या है कि आज की क्लास करीबन 1 घंटे की हो गई है। अब यदि हमने जितने भी आज कॉन्सेप्ट समझा है, जितने भी हमने फॉर्मूलों को देखा है, यदि हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो करीबन करीबन 1 घंटा और लगना है। तो कहने का मतलब ये क्लास जो है वो 2 घंटे की हो जाएगी। तो अब इसका समाधान आप ही लोग को निकालना है। देखिए, अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको समझना है। वो अप्रोच अपनाना है जो कि हम अपनाते आ रहे हैं, तो वैसे पढ़ सकते हैं। और या तो फिर यदि आपको जल्दी समाप्त करना, जल्दी कवर करना है, तो आप लोग खुद बताइएगा कि जितना भी तरीके से मैं आपको जो पहले ये सारा कुछ सारा समझाता हूं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बतलाऊं और क्वेश्चन समझाऊं। किस तरीके का अप्रोच लेके चलना है, यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं उस प्रकार से चेंजेस कर सकता हूं। क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो गई है, तो अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो हमने अभी इसमें पढ़ा है, जो हमने फॉर्मूले को देखा है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए उनको भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय।